वंदे मातरम बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 8 भारतवर्ष की भव्यता भाग 4 के अंतर्गत आगे की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के अंतर्गत हमने थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की थी। आज देखते हैं कि विदेशी यात्रियों का वर्णन किस प्रकार से किया गया था। जैसे कि हम साहित्य के बारे में देख रहे थे कि साहित्य के कुल मिला के साहित्य को कितने भागों में बांटा गया था, तो 3 भागों में। उसमें से हमने एक देखा था धार्मिक साहित्य, दूसरा धर्मेतर साहित्य और तीसरा जो था वो था विदेशी यात्रियों का वर्णन। अब इस साहित्य में क्या था, देखिए, भारत में सदियों से अनेक विदेशी यात्री आते रहे हैं। यानी कि भारत में अगर देखा जाए तो सदियों पहले से ही विदेशी जो लोग थे या यात्री थे भारत में आते रहते थे या आते रहे हैं, जिन्होंने स्वयं भारत के बारे में वर्णन किया है। और जब वो भारत में आए, भारत को देखा, भारत के लोगों को देखा, भारत के लोगों की संस्कृति देखी और इन सभी चीज़ों को उन्होंने जब स्वयं देखा तो उन्हीं लोगों ने स्वयं भारत के बारे में वर्णन किया है। उनकी यात्रा टिप्पणी में भारतीय संस्कृति और लोक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। जो उन्होंने लिख कर रखा है, उनकी जो टिप्पणियां हैं उनके अंतर्गत भारतीय संस्कृति और लोक जीवन की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ऐसे यात्रियों में चंद्रगुप्त के दरबार में ग्रीक राजदूत मेगस्थनीज सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखा जाए तो ऐसे जो यात्री थे, इन यात्रियों में से चंद्रगुप्त के दरबार में जो ग्रीक राजदूत आए थे मेगस्थनीज, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने इंडिका नामक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो इंडिका नामक यह पुस्तक उन्होंने लिखी, जिसमें मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। अगर मौर्य काल के बारे में हमें जानकारी चाहिए तो हम उनकी यानी कि ग्रीक राजदूत जो थे मेगस्थनीज, तो उन्होंने जो इंडिका नामक पुस्तक लिखी है, उन पुस्तक द्वारा या पुस्तक में अगर देखा जाए तो मौर्य काल के विषय में जानकारी हमें पढ़ने को मिलती है। इसी प्रकार ग्रीक नाविक टालमी द्वारा भूगोल के बारे में लिखे ग्रंथों से भारत के बंदरगाहों की जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार फिर से जो ग्रीक के दूसरे जो व्यक्ति थे, नाविक थे, वो जिनका नाम था टालमी, इनके द्वारा भूगोल के बारे में लिखे गए जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में या उन ग्रंथों के अंतर्गत भारत के बंदरगाहों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए चीनी यात्री फैन नेस और सम्राट हर्ष के काल में आए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने उस समय के भारतीय समाज जीवन, शासक और संस्कृति का चित्रण किया है। अब वैसे देखा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो चीन के यात्री थे, कौन, फाहयान, और सम्राट हर्ष के काल में जो आए थे चीनी यात्री ह्वेनसांग, इन दोनों ने भी उस समय के भारतीय सामाजिक जीवन, शासक और संस्कृति का जो चित्रण किया है, उसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखिए, व्यापारी और नए मार्ग। अब प्राचीन समय में भारत अनेक वस्तुओं तथा विदेश के साथ वाणिज्य और व्यापार में प्रसिद्ध था। प्राचीन समय में अगर हम देखते हैं तो भारत में अनेक वस्तुओं तथा विदेश के साथ वाणिज्य और व्यापार में प्रसिद्ध था। व्यापार के कारण भारत आर्थिक रूप से समृद्ध था। भारत व्यापार के कारण कैसा था, तो आर्थिक रूप से परिपूर्ण था, समृद्ध था। देश विदेश के साथ व्यापार स्थल मार्ग और समुद्र मार्ग से होता था। देश विदेश के साथ भारत से व्यापार किस मार्गों से होता था, तो स्थल मार्ग और समुद्र मार्ग द्वारा होता था। लोथल हड़प्पा कालीन संस्कृति का बड़ा बंदरगाह था। लोथल क्या था, तो हड़प्पा कालीन संस्कृति का एक बड़ा बंदरगाह था। लोथल में बंदरगाह की गोदी, डाकयार्ड, नाव के लंगर और बखार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोथल में जो बंदरगाह था और इनकी जो गोदी थी, इसमें जो गोदी में जो डाकयार्ड था जहाँ पर नाव लगाई जाती है, तो इनमें नाव के लंगर और बखार के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं या उन अवशेषों की जानकारी हमें मिली है। जो समुद्री व्यापार
की जानकारी देते हैं, यानी कि एक देश से दूसरे देश में या देश विदेश में हमारे भारत से किस प्रकार से व्यापार होता था, इसकी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। लोथल के लोग मिट्टी के विविध आकार के बर्तन तथा गहने बनाते थे। देखिए, जो लोथल के लोग थे वो मिट्टी के विविध आकार के बर्तन भी बनाते थे और गहने भी बनाते थे। सेलखड़ी, सीप और हाथी दांत में से निर्मित मनकों का व्यापार होता था। अब सेलखड़ी, फिर सीप और जो हाथी दांत थे, इनमें से भी निर्मित कुछ मनकों वो बनाते थे और उन मनकों का भी व्यापार होता था। भारत के मिर्च मसालों और मूल्यवान पत्थरों की विशेष मांग रहती थी। भारत में से मिर्च मसाले और मूल्यवान जो पत्थर थे उनकी विशेष मांग विदेशों में रहती थी। भारत के स्थल मार्ग में मध्य एशिया से होकर यूरोप तक सूती कपड़े, रेशमी कपड़े और मसाले का निर्यात होता था। अब देखिए, भारत का जो स्थल मार्ग था, यानी कि रोड जिसे हम कहते हैं या रास्ते, तो ज़मीन पे से जो मार्ग निकाले गए थे या भारत के जो स्थल मार्ग थे, इस स्थल मार्गों से मध्य एशिया से होकर यूरोप तक सूती कपड़े, रेशमी कपड़े और मसाले की निर्यात होती थी। खंबात, भरूच, सोपारा और ताम्रलिप्ति जैसे अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों के माध्यम से संसार के पूर्व और पश्चिम भागों में सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, मसाला, तेजपत्ता, इमारती लकड़ी का निर्यात किया जाता था। अब देखिए, खंबात, भरूच, सोपारा और ताम्रलिप्ति जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह थे, इनके माध्यम से संसार के पूर्व और पश्चिम भागों में से सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, मसाला, तेजपत्ता, इमारती लकड़ी की निर्यात किया जाता था, जबकि सोना, चांदी और अन्य पदार्थ की आयात किया जाता था। अब देखिए, निर्यात करना और आयात करना, निर्यात करना अर्थात भेजना, यानी कि एक हमारे देश से ये सब सामान कौन कौन सा, सूती कपड़े हुए, रेशमी कपड़े हुए, मसाले हुए, तेजपत्ता, इमारती लकड़ियाँ, ये पूर्व और पश्चिम भागों में, यानी कि विश्व के पूर्व और पश्चिम भागों में भेजा जाता था। इतना ही नहीं, मध्य एशिया से होकर भी यूरोप तक सूती कपड़े, रेशमी कपड़े और मसाले भेजे जाते थे, लेकिन सोना, चांदी और अन्य पदार्थों का हमारे देश में आयात किया जाता था, यानी मंगवाया जाता था। कई लोग आंतरिक क्षेत्रों में पैदल या घोड़े के ऊपर जाते थे। चीन से यदि व्यापार करना हो तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग थे आंतरिक क्षेत्रों में से, वो पैदल होकर या घोड़े के ऊपर चीन तक जाते थे। वे साथ में रेशम के कपड़े ले आते थे और फिर वहाँ पे जब जाते थे तो साथ में क्या लेके आते थे, रेशम के कपड़े। वे जिस मार्ग से व्यापार करते वह रेशम मार्ग, स्किल रूट कहा जाता था। अब देखिए, वे जिस मार्ग से व्यापार करते थे उस मार्ग को क्या कहा जाता था, तो रेशम मार्ग कहा जाता था, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सिल्क रूट। तो सिल्क रूट कहा जाता था। मुख्य रूप से चीन, भारत, ईरान, अरब, ग्रीक, रोम के व्यापारी इस मार्ग से जुड़े थे। अब इस मार्ग से कौन कौन जुड़े थे, जो आंतरिक क्षेत्रों के मार्ग थे वहाँ से तो लोग पैदल और घोड़े के ऊपर से चीन से व्यापार करने के लिए वहाँ पर जाते थे, और वे साथ में क्या लेके आते थे, तो वहाँ से रेशम के कपड़े ले आते थे, जिसके कारण उस मार्ग का नाम क्या पड़ा था, रेशम मार्ग अर्थात सिल्क रूट। और मुख्य रूप से देखा जाए तो चीन, भारत, ईरान, अरब, ग्रीक, रोम के व्यापारी इस मार्ग से जुड़े थे। इस मार्ग से कौन कौन से राष्ट्र के व्यापारी जुड़े थे, तो चीन, भारत, ईरान, अरब और ग्रीक और रोम के व्यापारी इस मार्ग से जुड़े थे। दक्षिण भारत के बंदरगाहों से काली मिर्च और तेजपत्ते का निर्यात किया जाता था। जो दक्षिण भारत था, तो दक्षिण भारत के जो बंदरगाह थे उनमें से काली मिर्च और तेजपत्ते भेजे जाते थे, यानी निर्यात किया जाता था। आशा करती हूँ आपको भाग 4 बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे की जानकारी हम भाग 5 के अंतर्गत पढ़ने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।